नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। आप देख रहे हैं लॉ एंड नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम सेकंड पार्ट लिमिटेशन एक्ट का लेकर आए हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने पढ़ा था कि मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में लिमिटेशन एक्ट क्या होता है, कब लागू हुआ था, कौन कौन से मॉडिफिकेशन और अमेंडमेंट्स हुए थे, वो आप सभी लोगों ने देखा था। अब मैं सेकंड पार्ट लेकर आया हूं जो हम फर्दर स्टडी करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी एडवांस लेवल में होगी, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंट्रोडक्शन बेस तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपका बेस तैयार नहीं होता किसी एक्ट के लिए तो आपको जो बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ती है। इसी वजह से मैंने आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर दिया है। अब थोड़ा सा हम फर्दर स्टडी करते हैं लिमिटेशन एक्ट के ऊपर। तो इसके अंदर मैं पहले बताता हूं कि लिमिटेशन एक्ट जो है हमारा एक प्रोसीजर लॉ है। लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है हमारा प्रोसीजर लॉ है, जिसको हम बोलते हैं लेक्स फोरी। लेक्स फोरी को बोलते हैं लॉ ऑफ फोरम। लॉ फोरम वही घूमकर बात आ जाती है कि लॉ फोरम का मतलब क्या होता है, प्रोसीजर लॉ। क्योंकि लॉ ऑफ लिमिटेशन तो हमें सिर्फ प्रोसीजर बताता है। प्रोसीजर का मतलब कि भाई इस पर्टिकुलर केस के अंदर इतना टाइम पीरियड है, इस पर्टिकुलर अपील्स के अंदर इतना टाइम पीरियड है, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर इतना टाइम पीरियड है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर आपको कोर्ट के अंदर केस दायर करना ही करना है। तो ये सारी बातें प्रोसीजर ही तो हुई हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि आईपीसी की तरह या फिर कोई भी जो अदर एक्ट्स होते हैं जिनको हम सब्सटेंटिव लॉ बोलते हैं कि वो हमारे को प्रोसीजर नहीं बताते। इसीलिए सब्सटेंटिव और प्रोसीजर ये दो लॉज के अंदर डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए। इसी वजह से लॉ ऑफ लिमिटेशन का मतलब होता है कि ये प्रोसीजर लॉ है। दूसरी बात इसके अंदर हमें समझनी है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन का जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को सीधा सिंपल मतलब जानने के लिए, रेट्रो का मतलब क्या होता है, पुराना। तो जब से हमारा लिमिटेशन एक्ट लागू हुआ था, यानी कि 1 जनवरी 1964 को हमारा लिमिटेशन एक्ट लागू हुआ था। अब मान लेते हैं कि कोई केस आया जो 1963 को अंदर कोई मुद्दा था या 1962 के अंदर कोई मुद्दा था। अब उस टाइम पर कोई लिमिटेशन पीरियड तो था नहीं कि किस पे इस पर्टिकुलर केस के ऊपर कितना टाइम पीरियड होना चाहिए। तो ऐसे केस के अंदर जिस दिन लिमिटेशन एक्ट लागू हुआ था, यानी कि 1 जनवरी 1964 को लागू हुआ था, तो वो पुराने वाले केस के ऊपर भी जो 1962 के अंदर कोई मैटर आया था उसके ऊपर भी लिमिटेशन एक्ट लागू हो जाएगा। तो इसका मतलब लॉ ऑफ लिमिटेशन का इफेक्ट कौन सा है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है कि भाई पुराना कोई भी, जितना पुराना कोई भी मुद्दा हो, कोई सूट हो या कोई भी मैटर हो या कोई भी डिस्प्यूट हो, उसके ऊपर भी लिमिटेशन एक्ट लागू होता है। तो ये आपको दूसरी बात समझ में आ गई है। अब इसके अंदर आखिरी जो हमारे को बात समझनी है वो हमारे को क्या मतलब है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है हमेशा अप्लाई होता है इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स के ऊपर, कि जब आप केस फाइल करने जा रहे हो सबसे पहली बार, तभी आपका लिमिटेशन एक्ट लागू होगा। यानी कि जब आप सबसे पहली बार अपील फाइल करने जा रहे हो, लिमिटेशन एक्ट जब भी लागू होगा। सबसे पहली बार आप कोई भी एप्लीकेशन फाइल करने जा रहे हो, जैसे कि पॉपर सूट की एप्लीकेशन फाइल करने जा रहे हो, तो उस टाइम पर लॉ ऑफ लिमिटेशन आपके ऊपर लागू होगा। ये बात हमारे को ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते। इसी वजह से हम जो है डाउट में रहते हैं। इसी वजह मैं ही आपकी मदद करने के लिए, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए इस वीडियो को मैं लेकर आया हूं। आप 10 से 15 मिनट तक सारी चीजें भूलकर इस वीडियो को सारी की सारी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखकर अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। फिर भी आपको कोई डाउट अराइज होता है तो आप कमेंट बॉक्स आपका ओपन है, कमेंट्स करके अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। और साथ में ये जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी है। अब इसके अंदर मैं आगे बात बताता हूं कि जो एक मेजर बात थी हमारे को एक्ट के अंदर समझने वाली सारी बातें खत्म हो चुकी है। अब बात आती है प्रोविजंस की। सेक्शन 1 हमारे को पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर साफ साफ यही बातें लिखी है कि ये पूरा का पूरा लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट जो है ये पूरे भारत के ऊपर लागू होता है। और जैसे ही ऑफिशियल गैजेट में इस एक्ट को डाला गया था उस दिन से ही भारत के अंदर लागू हो गया था। यानी कि लॉ ऑफ लिमिटेशन की कमेंसमेंट डेट क्या है, एनफोर्समेंट डेट क्या है, 1 जनवरी 1964, जो हमने प्रीवियस वीडियो के ना पहले आपको समझाकर क्लियर कर दिया था एनफोर्समेंट डेट को। अब इसके अंदर मैं बात करता हूं सेक्शन नंबर 2, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप एमपी सिविल जज का जब एग्जाम देने जा रहे हो तो उसके अंदर तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको सेक्शन 2 है, क्योंकि इसी के अंदर ही प्री के एमसीक्यू के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो बनते हैं। क्योंकि इसके अंदर ही बहुत सारे लोग जो है डाउट में रहते हैं और मिस आउट करते हैं कि ये पढ़कर हम क्या करेंगे, क्योंकि यही पढ़ना है आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर निकालने के लिए, मार्क्स ज्यादा से ज्यादा गेन करने के लिए। गलती ना करो, जो लोग एक्स्ट्रा लोग गलती करेंगे वो आप गलती ना करके अपना फायदे में रख के आप सारे के सारे डाउट्स अपने क्लियर करते चलिए। क्योंकि पहली बात आता है इसके अंदर एप्लीकेंट। एप्लीकेंट कौन होता है, सबसे पहला पेटिशनर, जो केस फाइल करता है तो उससे कोई तो नाम बोलते हैं, उसको दो नामों से हम जान सकते हैं, या तो पेटिशनर या एनी पर्सन। कि कोई भी बंदा अगर केस फाइल कर रहा है तो उसे हम पेटिशनर बोलेंगे, एप्लीकेंट बोलेंगे। यही बात आपकी पहली खत्म हो जाती है। दूसरे के अंदर एप्लीकेशन क्या होता है, अब हम जो है सिविल केसेस की बात कर रहे हैं तो सिविल केसेस के अंदर हमें एप्लीकेशन का वर्ड याद रखना पड़ता है, पेटिशन। तो एप्लीकेशन के अंदर ये तो पेटिशन वर्ड भी होता है और एप्लीकेशन वर्ड भी होता है। तो इसके अंदर आपकी दूसरी बात भी खत्म हो जाती है। तीसरी बात के अंदर मैं बात करूं बीओई, यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप सभी लोगों ने जाना होगा और डेली लाइफ में आप बहुत चीजें यही डील करते होंगे, जैसे कि चेक आपका लेन देन करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज कर रहे हो तो उसे बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। दूसरी बात
इसके अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर हम हुंडी वर्ड भी यूज करते हैं। एक हुंडी भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको लेन देन के अंदर यूज करा जाता है। तीसरी बात आपकी खत्म हो जाती है। अब इसके अंदर एक और बात बताता हूं, बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब होता है बंदिशे में आना। ये सिंपल मतलब है आपको जानने के लिए कि कोई भी बंदा अगर बॉन्ड साइन किसी बंदे को दे रहा है कि मैं इस तारीख को इतने रुपए का इतने टाइम पीरियड के अंदर पैसे दे दूंगा, तो वो एक बंदिशों में आ जाता है कि भाई मैंने अब सामने वाले बंदे को बॉन्ड साइन करके दे दिया है, अब मुझे तो उसे पैसे देने ही पड़ेंगे, इस टाइम पीरियड के ऊपर देने ही पड़ेंगे और इतना अमाउंट देना ही पड़ेगा। तो बॉन्ड का मतलब बंदिशों में आना, बॉन्ड साइन करके देना और साथ ही में बंदिशों में आ जाना। ये बात आपकी क्लियर हो जाती है। डिफेंडेंट, जिसके खिलाफ कोई सूट फाइल हो रहा है उसको बोलते हैं डिफेंडेंट। उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो या फिर वो खुद हो, उसके खिलाफ केस फाइल हो रहा हो या फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ सूट फाइल हो रहा हो तो उसको बोलते हैं डिफेंडेंट। इतनी बात आपको क्लियर हो जाती है। अब इसके अंदर बात आता है ईजमेंट। ईजमेंट का मतलब एंजॉय करने वाला राइट। फॉर एग्जांपल के तौर पर आपने कोई फ्लैट खरीदा और फ्लैट में सीढ़ियां भी हैं कि आप सीढ़ियों से ऊपर यूज करके ऊपर जाओगे या लिफ्ट को यूज करके ऊपर जाओगे, तो वो अगर आपके फ्लैट के खरीदते टाइम आपका रेंट एग्रीमेंट या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनते टाइम उसके अंदर ये बात लिखी हो या ना लिखी हो कि आप सीढ़ियां यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आप लिफ्ट यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ऑटोमेटिकली कॉमन सेंस के तौर पे नेचुरल तौर पे वो आप यूज करोगे ही करोगे। तो इसको बोलते हैं ईजमेंट कि भाई ऐसा राइट जो कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से अराइज नहीं हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली अराइज हो रहा है कि आप कोई रास्ते से जा रहे हो, कोई रोड यूज कर रहे हो, तो वो आपका ईजमेंट है, राइट ऑफ ईजमेंट है, एंजॉय करने वाला राइट है कि आपको उसको राइट को एंजॉय करने के लिए, यूज करने के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं होती है। ये बात आपको क्लियर हो जाती है। अब इसके अंदर आता है फॉरेन कंट्री। भारत को छोड़ के जितने भी देश हैं उन सभी कंट्रीज को फॉरेन कंट्रीज बोलते हैं। अब इसके अंदर आती है गुड फेथ। कोई भी ऐसा काम जो प्रॉपर केयर एंड अटेंशन से करा जाता है तो वो एक्ट बोला जाता है कि भाई इस बंदे ने ये वाला एक्ट गुड फेथ में करा है। सिंपल। अब इसके अंदर बोलते हैं प्लेंटिफ। जो केस फाइल करता है उसे बोलते हैं प्लेंटिफ। अब जो प्लेंटिफ है यानी कि जो बंदा, वो तो खुद भी हो सकता है या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं, या तो वो खुद या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई भी केस फाइल करते हैं किसी के भी खिलाफ, तो केस फाइल जो करता है या फिर जिसके बिहाफ पे कोई केस फाइल करता है उसको बोलते हैं प्लेंटिफ। बात यहीं खत्म हो जाती है। अब इसके अंदर पीरियड ऑफ लिमिटेशन। हमारे पूरी के पूरे लिमिटेशन एक्ट के अंदर आर्टिकल्स मेंशन है, उसके अंदर पर्टिकुलर केस के ऊपर कि भाई इस पर्टिकुलर केस के ऊपर इतना टाइम पीरियड है, इस पर्टिकुलर केस के ऊपर इतना टाइम पीरियड है। वो सारी बातें कहां लिखी है? हमारे लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल्स के अंदर ये बातें सारी की सारी लिखी हुई हैं। तो उसी को बोलते हैं कि जो टाइम पीरियड दिया जा रहा है तो उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन। कि 3 साल का टाइम दिया है तो भाई वो आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, 3 साल के अंदर अंदर आपको फाइल करना ही है कोई भी केस, जिस केस के लिए आप ऑथराइज्ड हो फाइल करने के लिए। इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन। यही बात आपकी खत्म हो जाती है। अब इसके अंदर बात आती है प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट भी एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है सामान को लेन देन करने के लिए, किसी को पेमेंट करने के लिए कि मैं तुम्हारे को इस दिन इतने रुपए का पैसे दे दूंगा, जब तुम डिमांड करोगे तब दे दूंगा, या फिर जब टाइम पीरियड आएगा मैं तब दे दूंगा। तो इसको बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट। अब इसके अंदर बात आती है सूट। सूट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी आप ओरिजिनल जुरिडिक्शन के तौर पे कि पहली बार कोई भी कोर्ट के अंदर केस डालते हो तो उसे बोलते हैं सूट। लेकिन अपील्स और एप्लीकेशन के अंदर हमारा सूट का टर्म बिल्कुल भी यूज नहीं होता है और ना ही वो खुद सूट कहलाता है। उसे प्रॉपर वर्ड दिया गया है अपील्स, उसको प्रॉपर वर्ड दिया गया है एप्लीकेशन, सूट को एक प्रॉपर वर्ड दिया गया है जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन के तौर पर फाइल करा जाता है। अब इसके अंदर बात आती है टॉर्ट। टॉर्ट कोई भी एक तरीके का क्राइम नहीं होता है, टॉर्ट एक तरीके का सिविल रॉन्ग होता है। ऐसा कोई भी अपराध जो कानून की नजर में अपराध नहीं है लेकिन उसको कहीं पे सजा या फिर कोई भी कंपनसेशन दिया जाता है उसे बोलते हैं टॉर्ट। जैसे कि आपको और मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट बना, हमने ब्रीच कर दिया तो वो माना जाएगा टॉर्ट। टॉर्ट हमेशा सिविल रॉन्ग माना जाता है। यही बात आपकी खत्म हो जाती है। ट्रस्टी। ट्रस्टी का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा बंदा जिसके आपने भरोसे कोई भी सामान दिया हो, कोई भी प्रॉपर्टी आपने उसके भरोसे दी हो कि भाई अब तू देख रेख कर ले या फिर अब तू मेरी प्रॉपर्टी का देख रेख कर ले, तो उसे बोलते हैं ट्रस्टी। लेकिन ट्रस्टी के अंदर 2 नाम हम नहीं कैटेगरी करेंगे। पहला आता है बेनामीदार, हम उसे ट्रस्टी नहीं बोलते हैं। दूसरा नाम आता है कि भाई कोई भी मॉर्टगेज पे प्रॉपर्टी दे रखी है, वो मॉर्टगेज कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद, मॉर्टगेज का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद तब भी वो प्रॉपर्टी ट्रस्टी के पास रखी हुई है, तो हम उस केस के अंदर उस पर्टिकुलर बंदे को जिसके पास वो प्रॉपर्टी है उसे हम ट्रस्टी नहीं बोलेंगे। तो ये हमारे बेयर एक्ट के अंदर स्पेसिफिकली तौर पे मेंशन करा हुआ है, तो मैंने भी आपको प्रॉपर तौर पे मेंशन करके सारी बातें डिटेल्स आपको क्लैरिफाई कर दी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। और जैसे मैंने आपको बोला था कि 10 से 15 मिनट अपने छोड़ के सारे काम छोड़कर पूरी वीडियो पर ध्यान दीजिए। एमपी सिविल जज एग्जाम कोई छोटी बात नहीं है, इसीलिए आपको एक एक गहराई में एक एक पॉइंट जानने पड़ेंगे। मैं आपकी मदद कर रहा हूं, आपको
सारे पॉइंट समझाने के लिए। आगे मैं बात करता हूं अब मैं प्रोविजन नंबर 3 यानी कि सेक्शन नंबर 3 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसी वजह से ज्यादातर केसेस हमारे डिस्प्यूट अराइज होता है और हमारे सारे के सारे केसेस इसी सेक्शन की मदद से डिसमिस करता है कोर्ट। कैसे, इस प्रोविजन का मतलब क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। सेक्शन 3 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है बार्स ऑफ लिमिटेशन। बार्स ऑफ लिमिटेशन यानी कि जब आपका लिमिटेशन पीरियड खत्म हो जाता है, बार हो जाता है, और जब आप फिर भी केस फाइल करने जाते हो तो ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है कि आपका कोर्ट जो है केस रद्द कर देगा, डिसमिस कर देगा और आपके सुनने से मना कर देगा। ये सारी बातों का मतलब एक ही है कि सेक्शन 3 बार्स ऑफ लिमिटेशन। अब इसका मतलब क्या होता है वो आपको मैं बताता हूं, बहुत गहराई वाली बात है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ रहे हो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके प्रैक्टिकल डेली लाइफ में जब आप कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करने जाओगे तब भी ये सबसे ज्यादा सेक्शन यूज आता है। जो ज्यादातर एडवोकेट्स जो हैं इन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कोई भी ऐसा सूट, कोई भी ऐसी अपील, कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो फाइल करी जाती है पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म होने के बाद कोर्ट के अंदर, तो ऑटोमेटिकली आपका वो पर्टिकुलर सूट, आपकी पर्टिकुलर एप्लीकेशन, आपकी पर्टिकुलर अपील वो सब की सब डिसमिस हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएगी। कोर्ट आपकी अपील, आपके सूट, अपील या एप्लीकेशन सुनने से मना कर देगा। ये पहले प्रोविजन के अंदर हमारे सेक्शन 3 के पहले क्लॉज के अंदर बात ये मेंशन करके क्लियर कर दिया है। अब इसके अंदर एक थोड़ी गहराई वाली बात है जो हमें समझनी है कि भाई सूट को हम क्या बोलते हैं, सूट के अंदर ऐसी क्या क्या बातें आती हैं जो हमारे को समझने वाली है। ये हमारे को बेयर एक्ट के अंदर भी मेंशन करी हुई है और मैं आपको ये बातें क्लियर जरूर करूंगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल लाइफ के तौर पे आपको ये बात समझनी जरूरी है। सूट हम किसे बोलते हैं? सूट का मतलब होता है कि प्रॉपर जो आपकी प्लेंट है, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ, प्रॉपर ड्राफ्टिंग के साथ सारी की सारी मेंशन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपको मेंशन करने होते हैं, वो जब सारे आप तैयार कर लेते हो, जब आप कोर्ट के अंदर दायर करने जाते हो, जब आप काउंटर पे जाते हो, जब आपकी एप्लीकेशन जो प्लेंट होती है जब जमा हो जाती है, तो उस दिन से माना जाता है कि भाई आपका सूट इंस्टीट्यूट कोर्ट के अंदर हो गया है। इंस्टीट्यूट का मतलब आपका कोर्ट के अंदर केस फाइल हो चुका है, इसे बोलते हैं सूट, पर्टिकुलर सूट। इसका दूसरा मतलब भी होता है कि कोई भी प्रॉपर सूट होता है। प्रॉपर सूट से आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे, मैं 100% श्योर हूं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कौन से लोग ये बात समझ चुके हैं। प्रॉपर सूट का मतलब होता है कि इंडिजेंट पर्सन का सूट। इंडिजेंट पर्सन मतलब जो गरीब होता है, जो उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि भाई वो कोर्ट के अंदर केस फाइल करके अपनी जो कोर्ट फी होती है वो पे कर पाए, क्लाइंट एडवोकेट की फीस होती है वो पे कर पाए। इसको बोलते हैं प्रॉपर सूट बाय इंडिजेंट पर्सन, जो हमारे को ऑर्डर नंबर 33 सीपीसी के अंदर मेंशन करा हुआ है प्रॉपर तरीके से। तो इसके अंदर ये बात हमारे को समझने वाली है कि अगर कोई भी सूट फाइल करा जाता है प्रॉपर का, इंडिजेंट पर्सन का, तो जब वो फाइल करी जाती है एप्लीकेशन प्रॉपर सूट की, तो उस दिन से मान लिया जाता है कि इस बंदे का भी प्रॉपर सूट हमारे कोर्ट के अंदर इंस्टीट्यूट हो चुका है, सूट जो है दायर हो चुका है। तो उस दिन से ही इसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन चेक करा जाता है कि ये सूट फाइल करने के लिए इसका टाइम पीरियड है या नहीं है। ये हमारे को बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो मैंने आपको अभी प्लेंट के अंदर भी बात बताई थी कि जिस दिन आपने प्लेंट फाइल कर दी कोर्ट के अंदर, तो उस दिन से ही आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन चेक करा जाएगा। कोर्ट के अंदर मैटर जब तक चढ़े उससे कोई मैटर नहीं करता है। जिस दिन आपने काउंटर पे प्रॉपर अथॉरिटी को आपने अपना प्लेंट जमा करा दिया, अपनी एप्लीकेशन जमा करा दी प्रॉपर सूट को फाइल करने के लिए, उस दिन से माना जाएगा कि आपका सूट इंस्टीट्यूट हो चुका है। फर्दर प्रोसीडिंग्स के अंदर, फर्दर दिनों के अंदर ये बात को पता लग जाता है। अब इसके अंदर तीसरी बात है सेट ऑफ और काउंटर क्लेम, जो बहुत लोगों की कंफ्यूजन होगी। इसका मैं सिंपल आपको एग्जांपल देके समझाता हूं कि एक ए पार्टी है, एक बी पार्टी है। ए को बी से 10,000 रुपए लेने हैं। अब इस केस के अंदर बी देने से मना कर दिया, ए ने कोर्ट के अंदर केस फाइल कर दिया। ए का जो है पैसे मांगने का टाइम पीरियड खत्म होने वाला था 15 तारीख को। 15 तारीख को पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म होने वाला था बी से पैसे मांगने के लिए। अब ए ने क्या करा कि उसको लगा कि 15 तारीख को मेरा पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो जाएगा। ए ने जो है 10 तारीख को सूट फाइल कर दिया कि मेरे को जो है बी से 10,000 रुपए लेने हैं। अब साथ ही में जब दोनों पार्टी कोर्ट के अंदर अपीयर हुई, तो बी ने जो है अपने WS में, रिटर्न स्टेटमेंट में साफ बोला जज साहब से कि मैं 10,000 रुपए देने को रेडी हूं, लेकिन मेरे को भी बी से जो है 5,000 रुपए लेने हैं। अब इस केस के अंदर एक और मुद्दा खड़ा हो गया, इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ का, कि भाई 10,000 रुपए ए को बी से लेने हैं। बी ने अपने WS में बोला कि मेरे को भी बी से जो ए से जो है 5,000 रुपए लेने हैं। अब बी का भी तो टाइम पीरियड देखा जाएगा कि भाई इसका टाइम पीरियड कितना बचा है। अब मान लेते हैं कि बी का जो है टाइम पीरियड खत्म होने वाला था 12 तारीख को। बी को ए से पैसे मांगने का टाइम पीरियड खत्म होने वाला था 12 तारीख को, और ए ने केस फाइल कब करा था? 10 तारीख को। एक्चुअल में 10 का बी का जो है पीरियड
एक्चुअल में ए का जो है पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब खत्म होने वाला था? 15 तारीख को। ये आपको कहानी समझ में आ गई है कि ए को बी से 10,000 रुपए लेने थे। ए का पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है 15 तारीख को खत्म होने वाला था। ए ने सीधा 10 तारीख को कोर्ट के अंदर केस फाइल कर दिया। बी को भी पैसे लेने थे ए से 5,000 रुपए, जो बी ने अपने WS के अंदर मेंशन करा। अब बी का जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन वो 12 तारीख को खत्म होने वाला था। बी ने अपने WS में लिखा कि मेरे को भी ए से 5,000 रुपए लेने हैं। कौन सी तारीख को लिखा? 15 तारीख को मान लेते हैं। अब इस केस के अंदर बी का जो है टाइम पीरियड 12 तारीख का था, अब वो मांग रहा है 15 तारीख को। अब इसी के अंदर सेट ऑफ के अंदर साफ साफ ये बात बोली जाती है कि जिस दिन सबसे पहली बार जिस पार्टी ने केस फाइल करा है और बाद में जिस भी पार्टी ने क्लेम करा है कितने भी रुपए का, वो मैटर नहीं, वो पर्टिकुलर डेट मेंशन नहीं, मायने नहीं रखती है। 10 तारीख को ही देखा जाएगा कि बी का जो है 10 तारीख तक पैसे मांगने का टाइम है या नहीं है। 12 तारीख तक का टाइम है। अब बी के पास तो बी ने जो है 15 तारीख को मांगा है, लेकिन मैंने अभी बोला कि जिस दिन ए ने सूट फाइल करा है उसी दिन से टाइम पीरियड चालू करा जाएगा। तो यानी कि बी ने 10 तारीख को ए ने 10 तारीख को सूट फाइल करा, बी ने जो है 12 तारीख को अपने पैसे मांगे, इसीलिए कोर्ट ने अप्रूव कर दिया। बिल्कुल उसकी जो प्ली थी पैसे मांगने की बी की 5,000 रुपए की, बिल्कुल उन्होंने मान्य रखा। तो आखिर में कोर्ट ने जजमेंट दिया कि भाई बी जो है ए को सिर्फ 5,000 रुपए देगा, 10,000 रुपए नहीं देगा, क्योंकि ऑब्वियस है अगर ए को 10 लेने हैं बी को 5 लेने हैं तो एक्चुअल में हम मिलाएंगे अमाउंट को, निकला कितना? 5,000 रुपए। तो बी को 5,000 रुपए देने पड़े ए को। ये सिंपल बात होती है सेट ऑफ के अंदर। काउंटर क्लेम के अंदर इसके अंदर थोड़ा उल्टा होता है। काउंटर क्लेम का मतलब जिस दिन बी क्लेम करेगा उस दिन से ही टाइम पीरियड चालू करा जाएगा, माना जाएगा कि बी ने पैसे कब मांगे थे? 12 तारीख को। तो और बी का टाइम पीरियड खत्म कब होने वाला था? 15 तारीख को। तो इस केस के अंदर बी का जो टाइम पीरियड काउंट करा जाएगा वो 12 तारीख से करा जाएगा। ये सिंपल सा लॉजिक होता है। ये मैंने आपको मुद्दे की बात जो है एग्जांपल के तौर पे आपको समझा दी है। अब इसके अंदर बात आती है सेकंड और इस वीडियो का आखिरी पॉइंट और सेक्शन 3 का ही आखिरी पॉइंट। इसका ये सिंपल सी बात है कि कोई भी एप्लीकेशन और नोटिस ऑफ मोशन की कोई भी हाई कोर्ट के अंदर आप सबमिट करना जा रहे हो, तो जब आप कोई भी एप्लीकेशन हाई कोर्ट के अंदर सबमिट करोगे तो उस दिन का आप जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो काउंट करा जाएगा जिस दिन आपने हाई कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाई है और वो एप्लीकेशन प्रॉपर अथॉरिटी ने, प्रॉपर कोर्ट के ऑफिसर ने आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है, तो उस दिन से ही आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है एप्लीकेशन का, अपील्स का, वो देखा जाएगा कि भाई ये अपील या एप्लीकेशन पीरियड ऑफ लिमिटेशन इसका बांट तो नहीं हुआ है, खत्म तो नहीं हुआ है। तभी आपकी जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है उस दिन से ही चेक करा जाएगा जिस दिन आपने एप्लीकेशन लगाई है हाई कोर्ट के अंदर। यही बात इसके अंदर साफ साफ लिखी हुई है कि एनी एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन इन द हाई कोर्ट इज made when the application is presented to the proper officer of the court। सिंपल। तो मैं आशा करता हूं कि आपको पूरी की पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर होंगे। लिमिटेशन एक्ट के 2 पार्ट्स बन चुके हैं। आप अभी दूसरा पार्ट ये है, इससे पहले वाला पार्ट का इंट्रोडक्शन का था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फर्दर एडवांस स्टडी के लिए ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी डाउट बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।